हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विलियन, वो टॉपिक आपका चल रहा है। और आज की इस वीडियो में फिर से हम लेकर के आए हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है प्रासरण दाब या फिर सामान्य विलियन समीकरण अर्थात PV बराबर NRT पर आधारित आंकिक प्रश्न। और ये इसका कुल मिलाकर अब जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है विलियन, उसका ये 42वां वीडियो होगा। 41 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये आज का हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ टॉपिक के न्यूमेरिकल एक दो के बचे हैं, वो जब मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री कराऊंगा तो उसी के साथ में जो मैं पढ़ाऊंगा ना उनको उसमें ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। हालांकि मैंने करा रखे हैं, ओके। तो कुछ NCERT के और न्यूमेरिकल भी मैं जब क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हों और वो भी अपलोड हो चुके हों तो उसमें मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्लास और भी बेहतर अच्छे से समझ में आए तो आप एक काम करना, मैंने जो प्रासन दाब के नियम है उन पर जो वीडियो बनाई हुई है उन वीडियो को अवश्य देख लेना। प्रासन दाब के नियम, बेल वान हाफ के नियम, चार्ल्स वान हाफ के नियम, तो उन्हें अवश्य देख लेना, ठीक है। और जो सामान्य विलयन समीकरण है वो वाली वीडियो अवश्य देख लेना। अगर आप इन सबको देख लेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगी। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको, अगर आपने उन्होंने नहीं देखा है तब भी आपको अच्छे समझ में आए, लेकिन अगर उन्होंने देख लेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। और एक वान हाफ गुणक या गुणांक वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो है। 3-4 वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी, इससे आपकी जितने भी जो उसमें टॉपिक हैं वो सब आपके उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल करने में फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सा भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, आप कर देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी ये क्लास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक मिनट रुकिए, पहले आप एक काम कीजिए, चलो कोई नहीं। अब देखिए, तो बच्चों पहला जैसा क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया, ठीक है। तो आपको पता लगा इसमें क्वेश्चन को पढ़ने से कि इसमें जो तापमान है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और कितने ग्राम ग्लूकोज, 0.45 ग्राम ग्लूकोज को कितने ml जल में, 250 मिली जल में घोलकर फिर हमने विलयन बनाया। इसका प्रासरण दाब क्या है, प्रासरण दाब अर्थात पी, और कुछ बुक में प्रासरण दाब को पाई से भी डिनोट किया गया है। उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल की वीडियोस कराई हैं उन सभी में मैंने जो न्यूमेरिकल आपको कराए हैं वो सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। और ये जो प्रासन दाब के नियम हैं उन पर आधारित हमारे न्यूमेरिकल हैं आज की इस क्लास में। इससे पहले क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित न्यूमेरिकल, हिमांक में उन्नयन पर आधारित न्यूमेरिकल और राउल्ट के नियम पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब मैंने कराए हैं, जिनसे बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं भर भर के, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये बोर्ड एग्जाम में 2018 में और 2020 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके अलावा इसमें जो आर होता है जो कि गैस नियतांक आप इसको कह सकते हैं या फिर विलयन स्थिरांक आप इसे कह सकते हैं, इसका मान इसमें दिया हुआ है 0.0821। आगे इसकी यूनिट है ये लीटर ATM यानी वायुमंडल, और ये केल्विन मोल प्रति केल्विन मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आर का जो है मान अवश्य देगा ये वाला, ठीक है। इसको आपको ये जो है याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए हमने लिखा है सॉल्यूशन। तो टी बराबर क्वेश्चन में दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना है 0 डिग्री, एक मिनट रुकिए, अब ठीक है। टी बराबर यानी टेम्परेचर या तापमान, ठीक है, ये परम ताप होता है इसका मतलब। तो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, या हमने इसको क्या करना है केल्विन में चेंज करना है, और केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 273 उसमें ऐड करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा टी बराबर 273 के यानी केल्विन।
डब्लू बराबर यानी कि विलेय का जो भार है ग्लूकोज का वो कितना है 0.45 ग्राम। ठीक है, तो हमने भी लिखा है यहाँ पर 0.45 ग्राम। क्लियर। तो ग्लूकोज को कितने मिली जल में 250 मिली जल में घोला, तो जो विलयन का आयतन है वो कितना हो जाएगा V बराबर 250 मिली। या हमें इसमें जो आयतन चाहिए वो लीटर में चाहिए होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको पहले लीटर में चेंज कर लेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 250 को क्या कर देंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 250 को डिवाइड कितने से किया हमने 1000 से, तो 1000 से जब इसको डिवाइड देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.25 लीटर, ये जो आप देख रहे हैं नीचे ये। ठीक, तो कितना हो जाएगा 0.5 लीटर। तो इधर मैंने लिखा भी है V बराबर 0.25 लीटर। और ये यहाँ पर आप ये देख लीजिए हमारा R का मान है जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। R बराबर ऊपर देखिए यहाँ पर 0.0821, तो ये भी 0.0821 इधर है, ये देखिए। ठीक है, लीटर ATM प्रति केल्विन मोल। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हैं P बराबर यानी कि प्राशन दाब हमें क्या करना है निकालना है इसका। क्लियर। और M बराबर, M का मतलब अनुभार, किसका ग्लूकोज का अनुभार, तो कितना है वो 180। तो इसको हम रख लेंगे 180 को क्वेश्चन में। तो देखिए बच्चों, ये जो अनुभार है मैंने ग्लूकोज का डायरेक्ट रखा है, आपको निकालना आना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होगा जो कि क्या होता है C6H12O6। अगर आपको यह सूत्र याद नहीं है तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी न्यूमेरिकल करने में। ठीक, और अनुभार भी आपको निकालना आना चाहिए। अनुभार निकालने पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी उसको देख लेना। अगर आपको अनुभार निकालना नहीं आता है तो देखते हैं हम सॉल्यूशन आगे कैसे होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इनको फॉर्मूले में रख देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक पहले आप। हो गया, चलिए अब देखिए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था, तो हमें समीकरण कौन से लगाने इसमें PV बराबर NRT, जिसे आप कह सकते हो सामान्य विलयन समीकरण। तो यहाँ पर P क्या है प्राशन दाब है, V क्या है विलयन का आयतन, और N क्या है मोलों की संख्या। ठीक है, और R क्या है, R हमारा विलयन स्थिरांक है जिसका मान आपको पता ही है, और T क्या है यहाँ पर परम ताप। अब आपको पता है N जो होता है मोलों की संख्या। ठीक है, क्या होता है मोलों की संख्या। चलिए 1 मिनट पहले एक काम करते हैं हम, ये जो V है V इसको क्या करते हैं हम इसके डिवाइड में ले जाते हैं, क्योंकि गुना में है यहाँ पर। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये V ये गुना में है, तो उसको हम यहाँ पर इसके डिवाइड में ले आए, तो ये हो जाएगा हमारा P बराबर, तो P बराबर क्या हो जाएगा NRT और अपॉन में V, क्या हो जाएगा अपॉन में V। ठीक है, तो ये डिवाइड में आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद में जो N होता है, N का मतलब होता है मोलों की संख्या। क्या होता है N का मतलब, N का मतलब होता है मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या होता है विलेय का भार यानी कि W, और अपॉन में विलेय का अनुभार यानी कि M। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया P बराबर W अपॉन में M RT अपॉन में V। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बस क्या करना है वैल्यू को रख देना है। तो P बराबर आपको पता है W कितना था हमारा, तो W था 0.45, ऊपर ही मैंने आपको दिखाया था। और ये हो गया हमारा ग्लूकोज का अनुभार जो कितना होता है 180, फिर मल्टीप्लाई गुना में 0.25 क्या हमारा विलयन का आयतन लीटर में, जो कि हमने भी चेंज किया था, तो ये हमारा वो आ गया। ये R का मान है 0.0821 गुना में ये T का मान है ऊपर। ठीक है 273, और अपॉन में कितना है ये हमारा है 10,000। ठीक है, 10,000 कहाँ से आया, ये 10,000 आया हमारा यहाँ से, ये जीरो हटा करके दशमलव हटा करके सॉरी। तो आपको पता है दशमलव के स्थान पर 1 आ गया, और जितने यहाँ पर अंक थे दशमलव के बाद में उतनी जीरो आ गई। तो कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो अपॉन में कितनी जीरो आ गई 4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से हमने दशमलव हटाया तो उसके स्थान पर भी यहाँ पर कितना आ गया ये 100 आ गया है। उसी प्रकार से ये नीचे से हमने यहाँ से दशमलव हटाया 0.25 वाला, तो ऊपर कितने आ गए 100 आ गया है ऊपर। ठीक है, तो समझ में आई इतनी चीज़ आपको। तो देखिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें आगे सिर्फ इनको काटना पीटना है। तो देखिए अब यहाँ पर जो 45 है ये, इसको हमने काटा 9 से, तो 9 पंजे 45 हो गया यहाँ पर। क्लियर, और ये जो 180 है इसको काटा हमने फिर 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 0 0। क्लियर, इसके बाद में अब हमने इस जो 5 आया हमारा ऊपर, 5 से काट दिया इस 20 को, तो 5 से 20 कितनी बार कटेगा 4 बार, तो हमारा हो गया 5 चौक 20 इस 5 से। क्लियर, अब हमारे पास में क्या क्या बचा, ये 100, तो ये 100 से
कट गया यहाँ पर, ऊपर क्या रहेगा हमारा 821 गुना में 273, तो ये हमारा 821 गुना में 273, और ये 4 और ये 25 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 100, और ये आप यहाँ पर 10,000 देख ही रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 10,000। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की बस मल्टीप्लाई कर देनी है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे इसको क्या कर देना, डिवाइड, जो भी होगा हमारा आंसर होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। तो देखिए, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 821 और 273 की, तो वो मल्टीप्लाई करने पर आता है हमारा 2,24,133, और बटे में कितना आ जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो जब हम इससे इसको डिवाइड देंगे तो हमारा, आपको पता है कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो हैं इसमें। तो 6 अंक के बाद में दशमलव हमारा जाएगा, तो कहाँ जाएगा लास्ट में, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा। तो हमें 3 अंकों तक आंसर में लिखना है सिर्फ, तो हमारा आ जाएगा 0.224 ATM अर्थात वायुमंडल। तो P बराबर यानी प्राशन दाब का मान कितना आ गया, 0.224 ATM, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। और बच्चों आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं अभी आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कम से कम 6 न्यूमेरिकल हम इसमें करेंगे, सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, और इससे बिल्कुल आपका कंसेप्ट एकदम सारा क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। जितने भी आपके मैं क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और आपको नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आप चाहे तो पिछले के क्वेश्चन देख लेना उठा करके, पेपर जो है उनमें से कई न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करो, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि अब इसके बाद ही नया चैप्टर जो आपका चलेगा दूसरा, विद्युत रसायन, उसकी वीडियो भी देने वाला हूँ, बिल्कुल वीडियो 1 से और नोट्स के साथ में। तो चलिए आगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, देखते हैं एक और दूसरा क्वेश्चन, जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में 2016 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में जैसे कि कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए। ओके, और विलयन स्थिरांक यानी आर का मान उसने दिया है, आर, या फिर आप उसको एस भी कह सकते हैं, कुछ बुक में एस भी लिखा है के स्थान पर, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया प्राशन दाब को कुछ बुक में पी से ना लिख करके पाई से लिखा है, उसी प्रकार से जो आर है, आर को जो है एस से लिखा है। ठीक है, विलयन स्थिरांक को, तो उसका मान उसने दिया है क्वेश्चन में 0.082 लीटर वायु प्रति, वायु का मतलब वायुमंडल, केल्विन मोल। क्लियर, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, और हमें क्या करना है, इसे इसका सॉल्यूशन जो करना है। तो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, जो जो वैल्यू दी हैं वो लिख लेनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, तो टी बराबर कितना दिया है उसने, टी बराबर, एक मिनट रुकिए, हाँ अब देखिए, तो टी बराबर जो उसने दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ऊपर देख रहे हैं आप कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको भी हमें केल्विन में चेंज करना है, तो 233 में हमने क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ठीक है, केल्विन में चेंज करना है क्योंकि परम ताप होता है। क्लियर, 2% यूरिया, तो 2% यूरिया विलयन की यहाँ पर बात की गई है बच्चों, कितने प्रतिशत यूरिया की, विलयन की 2%। तो 2% यूरिया का मतलब होता है कि, प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, 100, कि 100 मिली विलयन में 2 ग्राम यूरिया घुला है। क्या मतलब हुआ 2% का, 100 मिली विलयन में 2 ग्राम यूरिया घुला हुआ है या विलय किया गया है। क्लियर, तो हमें क्या पता लगा, हम इससे हमें ये पता लगा कि वी यानी कि जो विलयन का आयतन है वो कितना है, 100 ml, कितना है, 100 ml। क्लियर, और W बराबर कितना हो जाएगा, तो W बराबर हमारा हो जाएगा 2 ग्राम, कितना हो जाएगा, 2 ग्राम, क्योंकि 2 ग्राम यूरिया घुला है ना कितने ml में, 100 मिली विलयन में। ठीक है, 2% यूरिया का मतलब क्या है कि 100 मिली विलयन में 2 ग्राम यूरिया घुला है। ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। इसके बाद में हमें क्या करना है, यूरिया का अनुभार निकाल लेना है। तो यूरिया का जो अनुभार है वो कितना होता है, 60। निकालना नहीं आता है तो आपको आना चाहिए। सूत्र होता है NH2, यूरिया का CONH2 मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो निकाल लेना। ठीक है, इस सूत्र को याद रख लेना। मैं फिर बार बार कहता हूँ, सूत्र आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी एग्जाम में, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है और उसमें कहीं भी सूत्र नहीं लिखा है। अगर आपको सूत्र ही नहीं पता होगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना।
ठीक है। अब इसके बाद में आर का मान आपके क्वेश्चन में दिया ही है, आर बराबर कितना है 0.082 इतना दिया है, ठीक है। होता था 1 भी आगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर बोर्ड में आया तो आपको आर का मान वहाँ पर वो देगा, अगर वो 1 दे क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे, तब 1 रखना, नहीं तो नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए बच्चों आगे अब आपको क्या करना है, 1 मिनट रुकिए। अब हमें समीकरण रखनी है पी वी बराबर एन आर टी, क्लियर। तो आपको पता ही है पी वी बराबर एन आर टी में जो वी है ना, वो आयतन होता है विलयन का, और एन बराबर क्या होता है W/m, क्लियर। और आर बराबर गैस नियतांक विलयन स्थिरांक, और टी जो हमारा परमताप या केल्विन होता है, ठीक है। मतलब तापमान होता है किसमें, केल्विन में, जिसे आप परमताप कहते हैं। तो हमने क्या किया, अब डब्लू का मान कितना था आपको पता था 2 ग्राम यूरिया था, तो हमने 2 रख दिया यहाँ पर, और अपोन में क्या रख दिया है 60। 60 क्या है, यूरिया का अनुभार m, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा m। और r का मान 0.82 कितना होता है, r का मान 0.82, और गुना में कितना है 300। 300 कहाँ से है, T, यानी कि तापमान कितना था हमारा जो केल्विन में था वो था 300, और अपोन में 100। 100 क्या है, ये 100 है हमारा विलयन का आयतन, और आपको पता है विलयन का आयतन किसमें होता है, लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है 2% यूरिया। 2% यूरिया का मतलब 100 मिली विलयन में 2 ग्राम यूरिया घुला है, तो ये हमारा मिली में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा, और लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से उसे डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं 1000 से डिवाइड देते हैं, चाहे तो आप अलग से कर लें जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में रख करके भी कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने करा है, ठीक है। 100 के अपोन में 1000 रख करके नीचे, ठीक। तो अब क्या होगा, अब ये जो 1000 था, चलो इधर देखते हैं, पहले इधर आइए। अब तो P बराबर क्या हो जाएगा 2/60, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.082, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, गलती से हो गया है। और ये ऊपर कितना है, ये हमारा है 300, और अपोन में 100, अपोन में फिर से इसके 1000। 1000 कहाँ से पता ही है आपको, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। तो आपको पता है जो बाहर की गुना वो कहाँ हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, ओके। तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ये 1000 चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद या फिर एक काम कर लीजिए आप, पहले इस 100 में से जो 0 काट लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो 2 0 कट गई, अब 10 की को मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे हम इसकी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2, और बटे में कितना हो जाएगा अपोन में 60, यानी 60, गुना में हमारा 0.82 है ही, और यहाँ पर कितना है 3000। 3000 कैसे हुआ, 10 की गुना जो हमारी इधर हो गई थी ऊपर, तो हमारा होगा 3000, ठीक है। कितना होगा 3000। अब क्या क्या है, यहाँ से इस पॉइंट को हटाया, और पॉइंट के बाद में कितना अंक है 3, तो 3 0 आ जाएंगे, तो हमारा 1000 आ जाएगा। तो अब ये जो 1000 है, 1000 में से आपको पता है 1000 पे कितनी जीरो है 3, ठीक है, कितनी जीरो है 3, तो 1 2 3, और ये 3000 पे भी 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, ओके। तो अब हमारे पास में क्या बचा, तो हमारे पास में बचा है P बराबर 2, अपोन में कितना है 60, यहाँ पर कितना रहेगा गुना में 82, और गुना में कितना रहेगा हमारे पास में 3, क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने इस 2 से इस 60 को जो है, सॉरी 2 से नहीं, हमने पहले किया इस 3 से डिवाइड 60 को, तो कितनी बार कटेगा ये 20 बार, तो 20 बार ये कट गया, तो 3 दूनी 6, और 3 0 0, क्लियर। अब इस 20 को 2 से काटा, तो 2 से कितनी बार कटेगा 20, तो 10 बार, तो ये हमारा हो गया 2 एकम 2, 2 0 0। एक काम कीजिए, आप इसको छोड़िए, ये गलत हो गया था, नीचे देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक पहले आप, फिर आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से करना है हमें। तो क्या क्या बचा था हमारे पास में, तो हमारे पास में था 2/60 गुना में 82 गुना 3, क्लियर। तो अब हमें क्या करना आगे, तो हमें वही वाली कैलकुलेशन कर देनी है। पहले 3 से काट दिया 60 को, तो 20 बार कटेगा, उसके बाद 2 से काटा हमने 20 को, तो 10 बार कट गया। तो हमारे पास में कुल क्या बचा, हमारे पास में ऊपर रह गया 82 82, और अपोन में 10। तो जब 10 से हम 82 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपको पता है एक अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 8.2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8.2। अगर आपको ऐसे नहीं आता है 0 से लगाना डायरेक्ट, तो आप अलग से लगा करके देख सकते हैं भाग, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8.2 ATM या वायुमंडल दाब, ठीक है। तो 2% यूरिया का विलयन प्राशन दाब जो है 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना आएगा
8.2 ATM। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या कहा गया है देखिए। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्राशन दाब 3.2 वायुमंडल है। अब की बार उसने प्राशन दाब का मान दिया है। दोनों क्वेश्चन में प्राशन दाब पूछा था। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, यानी कि विलयन स्थिरांक का मान पूछा है। आर कह सकते हो आप या एस कह सकते हो, जिसमें कि पदार्थ का अनुभार 342 है और ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तो डब्लू बराबर विलय का भार कितना दिया है 45 ग्राम, वी बराबर कितना दिया है 1 लीटर। देखो क्वेश्चन में कहा है उसने प्रति लीटर, कितना कहा है प्रति लीटर, तो वी बराबर कितना हो जाएगा 1 लीटर। अब हमें इसे लीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या है लीटर में दिया गया है। और टी बराबर कितना तापमान दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम तो केल्विन में से तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 20 में 273 ऐड जब हम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 293 केल्विन। ठीक है, अब P बराबर जो है उसने कितना दिया हुआ है 3.2 वायुमंडल। ठीक है, तो 3.2 ATM या फिर आप कह सकते हैं वायुमंडल। R या S हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। और M बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप देख रहे हैं M बराबर दिया हुआ है उसने क्वेश्चन के अंदर ही 342। तो ये रहा हमारा 342, तो हम M बराबर कितना रख देंगे 342। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो वही सामान्य विलयन समीकरण जो वो लगा देनी है। तो पी वी बराबर NRT। अब की बार हमें आर निकालना है। क्या निकालना है आर। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर को ले आएंगे इधर। ठीक है, और ये पी वी कहाँ जाएगा, पी वी जाएगा ऊपर और जो एन टी है वो जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, ये एक मैथ का फॉर्मूले होते हैं, मतलब ऐसे जैसे मैथ हम करते हैं तो ये आपको ये आना चाहिए। ये कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है कि हमें ऐसे करना है, तो ये कैलकुलेशन आपको ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें आर क्या करना है, आर अगर हमें निकालना है तो स्टूडेंट ये आर आ जाएगा हमारा इधर। ठीक है, और ये जो पी वी है ये रहेगा ऊपर और अपॉन में इसका आ जाएगा एन टी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप आर निकालेंगे तो ऐसे आपको निकालना है। ठीक, अब आपको पता है आर बराबर ठीक है क्या हो जाएगा, तो एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन में एम। तो हमने पहले भी आपको बताया, तो हम एन के स्थान पर रख देंगे डब्ल्यू अपॉन में एम। डब्ल्यू क्या है विलय का भार और अपन एम क्या है विलय का अनुभार, और टी हमारा है ही। अब ये जो एम है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि इसकी गुना कहाँ हो जाएगी बाहर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर बराबर पी वी गुना एम और अपॉन में डब्ल्यू और गुना में टी, ये हमारा है ही। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू रख देनी है। आपको पता है जो पी था वो कितना दिया था 3.2 वायुमंडल दाब। ओके, अगर आप चाहते हो अच्छे समझ में आए तो हो सकता है कि आप जो है इस क्वेश्चन को लिख लें पहले कॉपी के अंदर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आपको पता है इतना मान उसमें दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो पी का मान यानी कि कितना दिया था, वो दिया था 3.2 वायुमंडल दाब गुना वी यानी कि आयतन कितना दिया था क्वेश्चन में 1 लीटर। क्लियर, और एम विलय का अनुभार कितना था 342। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया था। और स्मॉल डब्ल्यू कितना है, ये था हमारा 45। ठीक है, विलय का भार कितना है 45। ठीक है, अभी जीरो को नहीं देखना है, वो बाद में बताऊंगा क्योंकि वो मैंने रेड पेन से लिखा है, क्यों लिखा हो बताऊंगा। और टी बराबर टेम्परेचर कितना था हमारा 293 है ना। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, उन्हें 20 डिग्री सेल्सियस दिया था और हमने किस में चेंज करना था वो केल्विन में, तो हो जाएगा हमारा 273 ऐड करने पर 293 केल्विन। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें से ये दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो जाएगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 450। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इनको काटना है। ठीक है, तो देखेंगे आगे, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। अब देखिए तो ये हमारा अब यहाँ पर हो गया आर बराबर 32 गुना में 342 और अपॉन में 450 और गुना में 293। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको काट देंगे। ठीक है, तो कितने कितने से काटेंगे, तो देखिए बच्चों आगे हमने क्या क्या इसमें आगे जो है जो 342 है इसको काटा है 9 से, तो 9 से ये 38 बार कटेगा, 9 या 27, फिर 7 बचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, तो 9 अट्ठे 72, तो 38 बार कट गया यहाँ पर। उसी प्रकार से 450 को काटा है, तो 9 पंजे 45 और 9 जीरो जीरो। ओके, अब ये जो हमारा 38 है इसको फिर 2 से काट दिया है, कितनी बार कटेगा 19 बार, तो 19 दूनी 38। उसी प्रकार से 50 कटेगा 2 से 25 बार, तो 25 आ जाएगा। क्लियर, तो हमारा बचा है आर बराबर 32 गुना 19 और अपॉन में 25 गुना 293। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों आगे, तो आगे इसमें अब जब हम 32 और 19 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 608 और बटे में
25 और 293 मल्टीप्लाई करने पर आता है 7325। जब हम 7325 से इसको डिवाइड देते हैं तो आर के हमारा पास जो वैल्यू है यानी मान वो आता है 0.0830 लीटर एटीएम यानी वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। ठीक है, कितना आएगा केल्विन मोल। तो हमारा आर का मान आ गया, यही तो क्वेश्चन में पूछा था आर का मान कितना है, तो वो है हमारा 0.0830। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 कर लेना, 3 नहीं है 4, 3 तो ये था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को आपको समझ लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो हमारी ये एक भी न्यूमेरिकल नहीं बचेगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना। अभी मैंने आपसे बताया है 4 है ये। तो क्वेश्चन में कहा कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% डब्ल्यू बटे यानी कि भार बटे आयतन विलयन 7 वायुमंडलीय परासर दाब उत्पन्न करता है। ठीक है, आर का मान उसने तो क्वेश्चन में दिया है इस बार फिर से 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। और ये बोर्ड एग्जाम में 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी है, इस बात का ध्यान रखना। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो टी बराबर यानी कि टेम्परेचर तो हमें निकालना है किस ताप पर, यानी कि हमें तापमान टी निकालना है। अब उसने कहा कि ग्लूकोज का 5% डब्ल्यू बटे वी विलियन। तो इसका मतलब क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन में 2% यूरिया विलियन का मतलब था वही इसमें है ग्लूकोज का 5% विलियन का मतलब। ठीक है, तो V बराबर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि V बराबर कितना 100 ml, यानी कि जो विलियन का आयतन है ग्लूकोज का विलियन का आयतन वो कितना है 100 ml। और उसमें 5 ग्राम क्या है 5 ग्राम जो हमारा घुला हुआ है ग्लूकोज है ना। तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के 5% विलियन का मतलब है कि 100 मिली विलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो V बराबर हमारा 100 ml हो जाएगा, या हम इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यह जाएगा V बराबर 1/10, 2 जीरो आप काट लेंगे और 10 से 1 को डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 0.1 लीटर। और W बराबर कितना हो जाएगा 5 ग्राम। तो 5 ग्राम कहाँ से आया आपको पता ही है। ठीक है, तो 5 ग्राम कहाँ से आया है, तो ये जो बच्चों 5 ग्राम आया ये हमारा है विलेय का भार है ना। 5% लिखा है ना यहाँ पर, तो 5% का मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब है 100 मिली विलियन में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला है। तो ग्लूकोज या विलेय का भार कितना 5 ग्राम, जिसको हम स्मॉल w से लिखते हैं। ठीक है, तो 5 ग्राम हो जाएगा। P बराबर कितना दिया है 7 ATM यानी कि 7 वायुमंडल। देखो यहाँ पर लिखा है 7 ATM प्राशन दाब, यानी कि 7 ATM के स्थान पर आप वायुमंडल भी लिख सकते हैं। 7 वायुमंडलीय प्राशन दाब उत्पन्न करता है। और आर का मान क्वेश्चन में दे ये आर बराबर ये रहा, तो हमने यहीं पर वो आर का मान ही लिखा है। ठीक है, तो हमें टी निकालना, आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले यहाँ तक। तो देखिए बच्चों, तो मैं यहाँ पर आर का मात्रक नहीं लिखा, आप लिख लेना, पता लग गया होगा आपको, कई बार रिपीट हो गया है, लंबा मात्रक है, बार बार लिखने में थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, हो गया भाई। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो हमारा सामान्य विलयन समीकरण आपको पता है क्या होता है, PV बराबर NRT। तो हमें टी निकालना है ये वाला, तो क्या हो जाएगा ये PV ऊपर जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन में गया था, और NR अपॉन में आ जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है, N के स्थान पर हम क्या लिख देंगे W बटे में M, और ये जो M है M कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा टी बराबर PV गुना में M और अपॉन में W इंटू R गुना में R। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो P कितना था हमारा 7 वायुमंडल 7 जो है वायुमंडलीय दाब था हमारा। तो P बराबर हमने रख दिया 7। V बराबर कितना था 0.1। M बराबर ग्लूकोज का अनुभार हम निकाल लेंगे, वो आपको निकालना आता होगा, कितना होता है 180। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप ध्यान रखना ग्लूकोज का अनुभार भी हमें रखना है, कितना है 180। अपॉन में विलेय का भार कितना है 5, तो हमने रख दिया है। और आर का मान हमने रख दिया है 0.0821। अब हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव को हटाया, तो इसके स्थान पर कितना जाएगा 10। ऐसे हमने यहाँ से दशमलव को हटाया तो इसके स्थान पर कितना जाएगा, 1 के ऊपर 4 जीरो, कितने जीरो जाएंगे 4। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद में कितने जीरो हैं, कितने अंक है 4 हैं, तो ये जीरो भी हमें काउंट करनी है, कभी इस जीरो को नहीं करें तो नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में है, इसलिए हमें इसके लिए भी एक जीरो पर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर दशमलव से पहले है तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब हमने जो है टी बराबर रखा है यहाँ पर 7, ये हमारा क्वेश्चन में ही है, गुना में 18। तो एक तो लिखो या मत लिखो, गुना में
कितना आ गया हमारा ये 10,000 और अपॉन में 5 गुना ये वाला 821। ठीक है, कितना है ये 5 गुना 821, तो ये 5 और ये 821। क्लियर। और इस 10 में से इस जीरो से ये जीरो काट दी थी हमने 18 की 180 की सॉरी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। अगर मैं किसी चीज़ को बताना भूल जाऊँ तो उसका थोड़ा सा ये मत सोचना कि कभी कभी जो मिस हो जाती है कुछ चीज़ें कि भाई ये कैसे कटा एक आध कोई अंक। जैसे मैंने अभी यहाँ पर भूल गया था कि ये यहाँ पर 18 आ गया, तो उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कहीं कहीं, तो थोड़ा सा आप खुद अपना दिमाग लगा लेना, या कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो जब हम 7 और 18 की गुना करेंगे तो 126 आएगा, गुना में 10,000 हमारा है ही, और 5 और 821 की गुना करने पर आता है 4,105। जब हम 4,105 से 126 को डिवाइड देते हैं तो हमारा आता है 0.03069, और ये बाद में ये 4 है, 6 नहीं है 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई कितने से करनी है हम इसको 10,000 से करनी है। 10,000 से हम इसकी गुना करेंगे तो दशमलव जो है ये वाला कितना अंक दूसरी तरफ जाएगा इधर, तो ये जाएगा 4 अंक, क्योंकि इधर 4 जीरो हैं, ये तो आपको करना आता होगा। तो दशमलव हमारा जाएगा एक तो 0 2 3 4, यानी कि 6 के बाद में जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा t बराबर 306.94। जब हम इसकी गुना करेंगे 10,000 की इसमें, तो दशमलव जो है कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये तो आपको आता होगा, बाकी आप फिजिक्स भी तो करते होंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा t बराबर 306.94, लेकिन ये हमारा केल्विन में आया है। किस में आया, केल्विन में। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो किस में देना है, डिग्री सेल्सियस में, तो हम क्या कर देंगे, t बराबर 306.94 में से घटा देंगे -273, तभी हमारा किस में आंसर आएगा, डिग्री सेल्सियस में। अगर आपको केल्विन में रखना है तो यहीं पे छोड़ देना, अगर आप चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में आए तो 273 आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, t बराबर 33.94 डिग्री सेल्सियस, जो कि नीचे इसके है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्लियर। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको और कराऊंगा। चलिए देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल एकदम आपका सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इससे। चलिए देखिए आगे, थोड़े से अब जो क्वेश्चन होंगे इनमें वांट हाफ कारक का यूज होगा दोनों क्वेश्चन में, तो देखेंगे आगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अब 5 है, इसको 5 कर लेना, 4 तो हमने पहले कहते, ये नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 लीटर विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट के 25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्राशन दाब यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी कि पूर्णतः अपने आयनों में क्या होता है, वो टूट जाता है। ठीक है, इसमें भी हमें प्राशन दाब यानी पी निकालना, या फिर आप पाई कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया है K2SO4 को दे करके। इस बार उसने दिया है हमें वैद्युत अपघटय। ठीक है, और वैद्युत अपघटय अगर जब वो देता तो अपने आयनों में टूट जाता है, तो वैद्युत अपघटय के लिए हमें जरूरी होता है पहले हम उसका क्या निकालें, वांट हाफ कारक निकालें। ठीक है, और आर का मान उसने दिया क्वेश्चन में 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो प्रति कहें आप यहाँ पर, या फिर आप केल्विन इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, हम कैसे करेंगे। तो देखिए विलयन का आयतन क्वेश्चन में दिया है V बराबर 2 लीटर, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। 1 मिनट अभी। ठीक है, 2 लीटर, तो ये रहा 2 लीटर। उसके बाद में परम ताप यानी टी का मान कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, और जब उसमें हम 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप, ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए विलेय का भार उसने क्वेश्चन में दिया है, तो देखिए विलेय का भार यानी विलेय क्या हमारा K2SO4, तो उसका भार जिसे हम स्मॉल w से लिखते हैं, वो दिया उसने 25 मिलीग्राम mg। क्या दिया है, mg यानी मिलीग्राम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ग्राम में चेंज करने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड यानी भाग देना पड़ेगा। तो ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.025 ग्राम। क्लियर। अब K2SO4 का हम अनुभार निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 174। ठीक है, निकालना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर देखो लिखा है क्योंकि K2SO4 पूर्णतया वियोजित हो जाता है, यानी कि पूरी तरह अपने आयनों में टूट जाता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या लिख लीजिए। तो देखिए आगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे आगे, ये हो गया हमारा K2SO4। ठीक है, तो ये ऐसे टूटता है, तो के 2 आयन देगा, ये कितना आयन देगा, 2। तो पोटेशियम आयन कितने दिए इसने, 2, और सल्फेट का कितना आयन देगा, 1। ठीक है, कितना आयन देगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 कर लेना।
तो K2SO4 का देखो यहाँ पर कितना मोल है, एक ही मोल है, मान लीजिए कितना है, एक मोल, ठीक है। तो इसने कुल विलयन में कितने मोल दिए, 2 तो मोल दिए इसने पोटेशियम आयन के, देखो आप 2 देख रहे हैं ना ऊपर यहाँ पर, तो इसलिए मैंने लिखा है 2 मोल। और सल्फेट आयन का कितना दिया उसने, 1 मोल, 3 नहीं करना इसको, 1 कर लेना है, ठीक है, कितना है, 1, ठीक। तो इसका जो 1/2 गुणक यानी कि आई, 1/2 गुणक या गुणांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो कितने दिए इसने, तो 2 लिख दिया है, प्लस में 1, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास में, 3। तो आई का मान हमारे पास में आ गया है 3। अगर विलयन में जाकर के कोई भी पदार्थ वियोजित हो जाता है तब हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आई का मान रख देना है। तो आई कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आ गया। देखो इससे पहले जो हमारे वैद्युत अपघटन नहीं थे वो, है ना, जो इससे पहले जो विलय पदार्थ थे, जैसे कि यूरिया था, यूरिया कोई वैद्युत अपघटन नहीं है, वो विलयन में जाकर के टूटता नहीं अपने आयनों में। उसी प्रकार से ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब थे, और ये सभी के सभी विलयन में जाकर के टूटते नहीं है। जब नहीं टूटते हैं तो वहाँ पर हमें आई की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसको और अच्छे समझना चाहते हैं इस बात को, तो 1/2 कारक वाली वीडियो देख लेना, और एक आपको देखनी है असामान्य अनुभार वाली वीडियो, ठीक है। एक तो ये असामान्य अनुभार किसे कहते हैं, ठीक है, और एक और देख लेना असामान्य अनुभार प्राप्त होने का क्या कारण है। अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे एकदम आपके बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल डीपली आपकी क्लियर हो जाएगी, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देंगे वहाँ से उसको भी करके आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना, वही सामान्य विलयन समीकरण रख देनी है, PV बराबर INRT। अब हमें आई भी रखना है, जो कि आई क्या है यहाँ पर, 1/2 कारक या फिर 1/2 गुणक या 1/2 गुणांक, कई सारे नाम है इसके, ओके। तो हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो V कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, V डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, चलो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर N के स्थान पर रख दिया W/M, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि N बराबर क्या होता है, विलय के मोल, सॉरी विलय का भार बटे में विलय का अनुभार, तो W/M RT। या अब ये जो V है अब इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, I, जो कि हमारा फॉर्मूले में W/M, और RT अपॉन में क्या हो जाएगा इसके, ये V आ जाएगा, ठीक है। तो RT आ गया ये ऊपर से ये, और अपॉन में V। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रख देनी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, अब ये देखिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, आप ले लिया, ये लीजिए, चलो अब देखते हैं। तो देखिए बच्चों आगे क्या क्या है हमने यहाँ पर इसमें, एक मिनट, हाँ आप देखिए। तो P बराबर आई बराबर कितना निकाला था हमने, अभी 3 निकाला था। 3 क्यों आया था आपको पता लग गया होगा। W का मान, विलय का भार कितना था, 0.025, ठीक है, और अपॉन में M यानी कि विलय का अनुभार कितना, 174 भी हमने निकाला था, गुना में R का मान आपको पता ही है 0.082 क्वेश्चन में दिया है, गुना T टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन, तो वो 300 है, ठीक है, कितना है वो, ये 300 है इधर, ठीक है। 300 कहाँ से आया तो आपको पता है 70 डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में दिया, और हमें किस में चेंज करना है, केल्विन में, ठीक है, और बटे में, ठीक है। अब V यानी कि विलयन का आयतन कितना है, 2 लीटर, क्लियर। तो जब हम इसकी सारे की कैलकुलेशन करेंगे वो अपना आप कर लेना, आप इसमें काटना पीटना, तो ये हमारा आ जाता है 5.3 × 10⁻² ATM यानी वायुमंडल दाब। तो P का मान हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो भी आपका 1/2 कारक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, ये तो पछताओगे। तो देखिए स्टूडेंट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो शुरू करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, 0.1 M यूरिया, M का मतलब यहाँ पर मोलरता है, आप सांद्रता भी कह सकते हैं, तथा 0.1 M NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, ठीक है। तो 0.1 M ही हमारे पास में यूरिया, यानी कि यूरिया की जो मोलरता है सांद्रता कितनी, 0.1 है, और NaCl की भी जो सांद्रता है मोलरता वो कितने, 0.1 M है, तो बराबर है सांद्रता। तो अब उसने कहा कि बताइए कि किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा, ये भी हमें कारण बताना है। और बोर्ड एग्जाम में 2016 में और 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, चूंकि परासरण दाब क्या है, एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अगर आपको नहीं पता अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है तो बच्चों वीडियो बनी हुई है, बस थोड़ी समस्या ये है, आप जो है कहीं से भी कोई भी वीडियो उठाते हैं और देख लेते हैं और फिर आपको थोड़ी समस्या आती है उसको देखने में। अगर आप देखेंगे वीडियो 1 से, ओके, अगर आप किसी भी चैनल से आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप वीडियो 1 से देखें। ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो बीच में सारी उसको देख रहे हैं, इससे आपका कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, और आपके जो है जो डाउट हैं वो आपके बनेंगे, और फिर आपका जो समस्या है वो बहुत सारी हो जाएंगी, क्लियर। और अगर आप ऐसे
आप सीक्वेंस में देखते हैं बिल्कुल वीडियो बंद से, तो आपके हर एक डाउट अपना आप ही क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अनुसंख्यक गुणधर्म मैंने आपको बताया था। अनुसंख्यक गुणधर्म वो होते हैं जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे कहते हैं प्राशन दाब। और प्राशन दाब क्या है? अनुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कि विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा था, यह है विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर? अब इसका क्या मतलब है अभी आपको और आगे पता लगेगा। ठीक है, हालांकि मैंने बता रखा है बिल्कुल डिटेल में, असामान्य अनुभार क्या है उसमें बताया है, और असामान्य अनुभार प्राप्त होने का क्या कारण है इसमें भी बताया है। ठीक है, तो वो बात एक अलग, आप देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, आपको हर एक जगह शॉर्टकट चाहिए और हर एक जगह शॉर्टकट नहीं चलता। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आगे हमने यहाँ पर लिखा है कि जो यूरिया है, यूरिया, अगर हम यूरिया के लिए वान हाफ कारक या गुणक देखते हैं जिसको हमारे से दर्शाते हैं, तो क्या होगा? देखिए NH2CO NH2, मान लीजिए हमने क्या किया, हमने यूरिया का सिर्फ एक ही मोल लिया और उसको पानी में घोला, तो पानी में घोलने पर भी वो उसका एक ही मोल रहेगा। ठीक है, अपने आयनों में तो वो टूटेगा नहीं टूटेगा, तो एक ही मोल रहेगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे वान हाफ कारक यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आई? अगर कोई विलेय पदार्थ ऐसा है जिसको हम उसको विलयन में घोल रहे हैं, विलायक में घोल रहे हैं, तो और वो विलायक में उसमें जो उसमें जो है कणों में नहीं टूट रहा है, आयनों में नहीं टूट रहा है, तब क्या होगा? उस कंडीशन में मान लीजिए आपने एक मोल घोला, तो उसका एक मोल ही हमें मिलेगा। क्लियर? कितना मिलेगा? एक मोल ही मिलेगा। ठीक है, तो आयनों में तो वो टूटा नहीं है। क्लियर? और वो आयनों में टूटता तो जितना आयनों में टूटता हम आई का मान उतना ही रखते, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि यूरिया के लिए जो वान हाफ कारक है या आई है, वान हाफ गुणक, वो कितना है? 1। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, आता फिर आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आगे उसने क्या कहा है, आगे उसने कहा कि NaCl के लिए वान हाफ कारक यानी कि आई, तो NaCl का हमने मान लीजिए एक मोल लिया है, तो आपको पता है NaCl विलयन में कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव आयन में और Cl यानी कि क्लोराइड आयन में। तो Na का एक मोल देगा NaCl, और Cl का भी क्या देगा? एक मोल देगा। तो NaCl का हमने मान लीजिए एक मोल लिया था, तो उसने कुल कितने मोल दिए? 2। तो इस कंडीशन में वान हाफ कारक आई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और आपको पता है प्राशन दाब P बराबर क्या होता है? CRT। ठीक है, प्राशन दाब सबसे पहले हमने क्या लिखा था? PV बराबर NRT होता है। क्या लिखा था? PV बराबर NRT। ठीक, तो ये जो NRT होता है ना, ये जो N और V है, ये NV। ठीक है, तो मोलरता बराबर या सांद्रता बराबर क्या होता है? N अपॉन में V तो होता है। क्लियर? और मैं V को इसके नीचे रख दूँ यहाँ पर, तो N अपॉन में V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये इसके स्थान पर M या C आ जाएगा, तो वही यहाँ पर ये है C। P बराबर CRT। C के स्थान पर हम क्या रखते हैं? अनअपॉन में V रखते हैं, और इस V को ले आते हैं इधर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन सारी डाउट आपके क्लियर हो, पहले की वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो प्राशन दाब के नियम, वान हाफ के नियम, बायल वान हाफ के नियम, चार्ज वान हाफ के नियम, ये सामान्य विलयन समीकरण, उसमें सब में मैंने ये बताए हुए हैं चीज़ें। ठीक है, एक एक चीज़ें डिटेल में। तो ये 5-4 वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, और अच्छे से आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? CRT, या फिर आप MRT भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें पता लगा यूरिया की सांद्रता, C का मतलब सांद्रता, तो कितनी है? 0.1 m। क्वेश्चन में भी आपने देखी थी। और NaCl की सांद्रता भी कितनी थी? 0.1 m। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप यहाँ तक। क्लियर? क्वेश्चन में दिए थे सारे वैल्यू है। यूरिया की सांद्रता 0.1 m, NaCl की सांद्रता 0.1 m। तो देखिए आगे, अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है यहाँ पर, देखिए R और T दोनों यूरिया व NaCl के लिए क्या होंगे? समान। R एक नियतांक है और T क्या है? तापमान। तो ये दोनों यूरिया और NaCl के लिए क्या है? समान है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने जो है T का कोई तो मान तो दिया नहीं है, और वो देता अलग अलग, तो हम उसको फिर क्या कर लेते हैं? उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, तो R क्या है, T क्या है, दोनों ये समान है। R तो नियतांक होता है और T उसने दिया ही नहीं है, तो T सीधी सी बात है समान ही होगा। तो अगर हम प्राशन दाब निकालते हैं यूरिया का, तो क्या हो जाएगा? प्राशन दाब यूरिया के लिए, तो आपको बताया P बराबर क्या होगा? ICRT। आई क्यों लिखेंगे हम यहाँ? आई है हमारा यहाँ पर वान हाफ कारक। ठीक है, तो आई के लिए वान हाफ कारक कितना था? 1। कितना था? 1। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दिया है? C सांद्रता दी है 0.1, और RT हमारा रह गई ऐसे, क्योंकि RT हमारा क्या है? ये समान है। तो ये हमारा हो जाएगा P बराबर 0.1 RT। ठीक, तो यूरिया के लिए कितना है हमारा? P बराबर 0.1 RT। वहीं अगर हम बात करते हैं प्राशन दाब NaCl के लिए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यूरिया का जो प्राशन दाब है वो 0.1 है। ठीक है, RT अगर ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है? P बराबर 0.1 ATM आप लिख सकते हैं। क्लियर? अगर हम NaCl की बात करते हैं, तो NaCl के लिए आपको पता है P बराबर क्या होगा? वही होगा ICRT, लेकिन
यहाँ पर जो आई का मान है वो कितना आया था, 2 आया था NaCl के लिए, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो हमने 2 रख दिया है। और सी के स्थान पर आपको पता है दोनों की सांद्रता कितनी थी, 0.1, ये रही थी 0.1, है ना। सी लिख लो या एम लिख लो, बात एक ही है। तो 0.1 हो गया। और आपको पता है RT तो रहेगा हमारा, जब आप 2 की 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, P बराबर 0.2 RT। ठीक है, अब बताइए परसेंट आप किसका ज़्यादा है। अब हमारे पास में जो यूरिया का तो है हमारे पास में 0.1, क्लियर। और जो NaCl है उसको कितना है, 0.2। तो कौन सा अधिक होगा, तो 0.2 अधिक होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो NaCl है, देखो लिखा है आगे इसमें, अतः NaCl का जो प्राशन दाब है, NaCl का प्राशन दाब अधिक होगा। अब क्यों होगा समझ में आ गया ना आपको, मैंने बिल्कुल रीजन सहित आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। तो बच्चों वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन भी मज़ेदार थे सारे और दिमाग खोलने वाले थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगभग जो है अलग अलग पैटर्न पर आधारित थे, हालांकि सभी में फॉर्मूला एक ही लगा था, सामान्य विलयन समीकरण PV बराबर NRT। ठीक है, तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए तो वीडियो मन से देखें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन जैसे ही 2-4 और मैं इसमें वीडियो बाद में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में मतलब लगा दूंगा। 11वीं की जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, वो जो चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, तो उसमें जब विलयन के साधन की इकाइयाँ चलेगी तो उसमें मोललता में कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो लगा दूंगा, मोललता के मोल प्रवाह के जो आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, कुछ मोलरता के भी लगा दूंगा, नॉर्मलता के अगर 1-2 जो आए हैं वो। ठीक है, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं बचेगा विलयन चैप्टर से, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करेंगे। तो बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा विद्युत रसायन, उसकी वीडियो ला करके दूंगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो 1 से, उसके भी आपको नोट्स मिलेंगे जैसे आपको मिलते आ रहे हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है तो निश्चित रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहिए। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल समझते कि हम जीरो हैं तो 11वीं की केमिस्ट्री की जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उन्हें भी देख लिया करें, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होती हैं, इससे आपकी बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा जो समझ है वो आ जाएंगी, क्योंकि आपने 11वीं में मुझे पता है अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। क्लियर, ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RK सागर यूनिक स्टडी के साथ में। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखें। और पढ़ते जरूर है ना, बिना पढ़ाई बच्चों कुछ भी नहीं है, आप कहीं भी चले जाना, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।